अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के बाद आज कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन नजर आई। स्टार्ट ऑफ द डे मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिविटी प्रिवेल हुई, उसके बाद रिकवरी देखी गई। फाइनली क्लोजर नेगेटिव जोन में हुआ, यानी 165 पॉइंट्स का डिक्लाइन। इट मीन्स के मार्केट के अंदर ये करेक्शन और लास्ट डे पे विटनेस करना, इट मीन्स के ओवरऑल इन्वेस्टर्स की जानिब से पूरे वीक में बाइंग देखी गई और लास्ट डे कुछ पोजिशन ऑफलोड की गई। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे वीक के, तो पॉजिटिविटी काफी हद तक प्रिवेल होती हुई दिखाई दी और मार्केट में गेनिंग पोजीशन जो है वो 42,000 के लेवल पे सस्टेनेबिलिटी दिखाई देना। इट मींस के मार्केट में कंसोलिडेशन 40,000 का लेवल काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देता है। और इसके साथ साथ अगर मार्केट में कुछ न्यूज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं, 12.7 बिलियन के अराउंड जो है वो नजर आ रहे हैं, 12.7 बिलियन डॉलर्स के अराउंड। इट मींस के ओवरऑल मार्केट में इसकी न्यूज़ का आना बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहा है। सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। लेट्स हैव अ लुक और डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,188.11 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट की 42,291.92, लोअर वाज 41,923.68 एंड फाइनली क्लोजर 42,023 के पॉइंट्स पे नजर आया। इट मींस कि हम देख रहे हैं कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन आज की मार्केट में नजर आई है। बिहेवियर वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है। 165.11 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 757.39 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है। वॉल्यूम्स में 162.05 का, वैल्यू रही 24.72 बिलियन रुपीस। और कल हम देख रहे थे पिछले 15 इयर्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हुए थे, तो इट मींस कि आज डिक्लाइन होना तो इतना ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम डिटेल्स में ऑल स्क्रीन बिग इन ग्रीन टेरिटरी हैज कॉल लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.50 के इजाफे के साथ। 21.54 पे क्लोजर, 73.12 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फौजी फर्टिलाइजर सेकंड स्कॉर पे 1.13 का इजाफा, 16.23 पे क्लोजर, 51.65 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली यूनिटी फूड्स 0.37 का इजाफा, 16.10 पे क्लोजर, 41.34 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स और अपडेट्स आज की परफॉर्मेंस के। हम देख रहे हैं यूनिटी फूड्स अगेन तीसरे कंसेक्यूटिव डे में भी एक पॉजिटिव जोन में नजर आ रहा है। इट मींस कि काफी हद तक अपॉर्चुनिटीज डेली बेसिस पे बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज स्पेसिफिकली हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो नीड ऑफ द आवर भी है और ज़रूरत इस बात की है कि एक्सपोर्ट्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। टेक्सटाइल के ऊपर बात करेंगे आज के स्पेसिफिक प्रोग्राम में, इस वजह से भी क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर का जो एक एम्फेसिस है वो 80% एक्सपोर्ट्स में होता है। तो क्या रीजंस हैं, आजकल टेक्सटाइल की क्या सूरत हाल है, पहले ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अमन व अमान और मईशत की बेहतर सूरत हाल की बदौलत आज का पाकिस्तान 2018 के मुकाबले में कहीं बेहतर तस्वीर पेश कर रहा है। सनत और तजारत के शोबे में नुमाया तरक्की हुई है, अवाम के मसाइल निस्बतन कम हुए हैं। यही वजह है कि कपड़ा साजी या टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि हमारे मुल्क की एक बड़ी सनत है, मजमूई कौमी पैदावार में जिसका एक बड़ा हिस्सा मौजूद है, हमारी लेबर जिसकी एक बड़ी तादाद इसी शोबे से वाबस्ता है। जी हाँ, टेक्सटाइल सेक्टर कौमी मईशत की तरक्की में अहम किरदार की अदायगी के साथ साथ बेरोजगारी पर काबू पाने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। माजी में टेक्सटाइल की सनत नामुनासिब पॉलिसीज और तवानाई की किल्लत से दो चार रही, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अपने इब्तदाई दिनों में ही हालात कार बेहतर बनाने के लिए जरूरी इकदाम का फैसला किया। टेक्सटाइल का शोबा चूंकि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट के माथे का झूमर रहा है, लिहाजा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खुद मुख्तार और मजबूत बनाने और मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने बंद पड़े सनती यूनिटों को बहाल करने का फैसला किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए टास्क फोर्स का फैसला किया गया। माहिरीन कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मौक़ों से भरपूर फायदा उठाकर अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल कर सकती है। टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान में तेजी से फल फूल रहा है। पाकिस्तान में बिजली के मंसूबों की जल्द तकमील के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब तेजी के साथ तरक्की का सफर तय कर रही है। हुकूमत मुल्क में इंटरप्रेन्योरशिप के फरोग के लिए छोटी सनतों और एसएमईज की हौसला अफजाई कर रही है ताकि मुल्क में बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके।
टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर आपने रिपोर्ट देखी, ओवरऑल इसमें केमिकल्स का भी ताल्लुक होता है, डाइज का भी ताल्लुक होता है। ये पूरा एक सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को अपने इर्द गिर्द समेटे हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज गेस्ट मौजूद हैं। पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, आप PCDMA के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान केमिकल्स एंड डाइज मर्चेंट एसोसिएशन, और इसके अलावा आप मैनेजिंग कमेटी में भी शामिल हैं स्टॉक ब्रोकर्स की। तो सर खुशामदीद। सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कितना वेटेज है एक्सपोर्ट्स के अंदर, और इसके साथ साथ आजकल क्या इश्यूज हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? देखिए, आपने अभी अपने इंट्रो में ही बता दिया कि झूमर है, तो मैं कहूँगा अगर झूमर है तो हम उसके एंगल हैं, क्योंकि अगर केमिकल एंड डाइज अगर इंपोर्ट नहीं हो तो आपका टेक्सटाइल नहीं हो सकता। अगर आपको कलर कपड़े पहनने हैं, जो मैंने कपड़ा पहना हुआ है, अगर ये कलर है तो ऑब्वियसली हम लोगों की वजह से है, हम इंपोर्ट करते हैं और टेक्सटाइल को सप्लाई करते हैं। तो हमारी भी एक इम्पोर्टेंस है, अगर हम नहीं हो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी नहीं चल सकती, अव्वल ये। और प्लस टेक्सटाइल, आपने जैसे बताया कि इंट्रो में, टेक्सटाइल के बगैर आप जो है आपकी इकोनॉमी भी नहीं चल सकती, क्योंकि आपके बैकबोन है, क्योंकि आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टेक्सटाइल ही ला के देता है एक्सपोर्ट करके। क्योंकि आप जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आप देख रहे होते हैं कि उसका डिफरेंस होता है, आपका डेफिसिट आ रहा होता है, तो डेफिसिट टेक्सटाइल ही आपका कवर कर सकता है एक्सपोर्ट्स करके। इंपोर्ट तो ऑब्वियसली कुछ आपको करनी पड़ती है, ज़रूरी, अगर ऑयल भी आपको करना है, मशीनरी भी करनी है, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। नेसेसिटीज़ तो आपको इंपोर्ट करनी है, लेकिन ये कि एक्सपोर्ट्स जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके इम्पैक्ट होता है, आपकी रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अगर उसकी अलग ऑपोजिट साइड चले जाए तो आपका रुपी वीक हो जाता है। तो अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे चीज़ें बेहतर हो रही है, इस गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें की हैं, टेक्सटाइल को काफ़ी सपोर्ट किया है और उनको काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं, तो तभी आप देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। कोविड की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी पाकिस्तान के लिए निकल गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास कॉटन है, सबसे बड़ी जीत है हमारी, और वही वाली बात है कि अगर गवर्नमेंट इतने अच्छे इंसेंटिव दे रही है तो मुझे लग रहा है कि आगे आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स आपकी इस दफ़ा रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जो आपने मांगी थी वो मिल गई हैं। तो अब तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी हर्डल्स नहीं है कि टेक्सटाइल के लिए एक्सक्यूजेस भी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और नई मार्केट्स हमें टैप करने की ज़रूरत है। इसमें एक एम्फोसाइज मैं ये कहूँगा कि जो हमारे कॉन्सुलेट से ट्रेड अटैचीज़ बाहर बैठे हुए हैं दुनिया भर में, तो उनसे हमें मदद लेनी पड़ेगी, और वो हमें हेल्प करें कि हर जगह पे बैठे हुए हैं कि कहाँ कमोडिटीज़ की रिक्वायरमेंट है जो हम फुलफ़िल कर सकें। और देखिए, टेक्सटाइल के अलावा और भी सेक्टर्स है, उसमें भी हम फार्मास्यूटिकल में आ जाए, बहुत सारी ये आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, पूरा वो एक्सपोर्ट होती है कि स्पोर्ट्स की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। जी जी जी, तो मैं आपसे तमाम क्वेश्चंस उसके भी तो बहुत ज़रूरी है। प्लस हमारी भी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम। अच्छा सर, मुझे एक ये बताइए बात कि आपने कॉटन प्रोडक्शन का जिक्र किया, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉटन की प्रोडक्शन भी पीक पे होना, यानी कि अगर फ्लड आ जाता है या फिर कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर, जैसे आजकल देखा जा रहा है रेनी सीजन है, मानसून में काफ़ी बारिशें हुई हैं, कुछ फसलों को भी नुकसान हुआ है, ये हम कैसे फुलफिल करेंगे टास्क? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया, क्योंकि कॉटन नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो डाइंग भी होती है कॉटन की ज़्यादातर होती है, और उस पर भी कॉटन की डाइंग के लिए भी कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी होती है, लोकल सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ज़्यादातर इंपोर्ट हो रहा होता है। तो कॉटन नहीं होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप बांग्लादेश को देख लें, लेकिन बांग्लादेश में क्या होता है, वो इम्पोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। उसको एडवांटेज है कि उसको कोटा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ मसला है कि कोटा भी है और हमें वो एडवांटेज नहीं है जो बांग्लादेश को है, और लेबर भी उनका बड़ा सस्ता है। कोटा सिस्टम मतलब एक कोटा होता है कि आपको कोटा फ्री के इतना आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश के लिए तो ओपन है, और प्लस उनका लेबर बहुत चीप है अगर हम हमारे से कंपैरिजन करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास कॉटन नहीं। इसके बावजूद भी आप देखें वो भी एक्सपोर्ट्स बड़ी कर रही है, टेक्सटाइल उनकी इंडस्ट्री भी काफ़ी। तो हमारे लिए ये बाउंड्री क्यों है? हमारे इश्यूज जो थे ना, इलेक्ट्रिक टैरिफ नहीं था, गैस के थे मसले थे, जो आपके रिफंड्स फंसे हुए थे, जो पैसा टेक्सटाइल वालों को फंसा हुआ था। कहा कि हर्डल्स हटा दी गई हैं, हर्डल्स हटा दी गई, तो अब तो नहीं है, लेकिन पहले की जब अगर हम बात कंपैरिजन करें तो ये हर्डल्स थे, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, और होपफुली मुझे लग रहा है कि अब ये टेक्सटाइल अगर चलेगा तो आपकी इकोनॉमी भी चलेगी और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, तो आपका रुपी स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, रुपी स्ट्रॉन्ग होगा तो परचेजिंग पावर भी लोगों का बढ़ेगा। आप जैसे लोकल इंपोर्ट भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप डॉलर कन्वर्जन भी करते हैं, जैसे ऑयल की अगर आप मिसाल ले लें, ऑयल अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर रेट अगर कम होगा, डॉलर के रेट पैरिटी कम होगी, तो आपको ऑयल भी सस्ता मिलेगा लोकली। चलिए सर, ये तो हुई नॉर्मल टेक्सटाइल की बात। अब आ जाते हैं केमिकल्स पे बात करने के लिए। ये जो केमिकल्स एंड डाइज का जो एक लिंक है टेक्सटाइल सेक्टर से, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और क्या आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें क्या आपके जो है वो एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या इशूज? देखिए, इश्यूज ये हैं कि हम जैसे बजट में क्या था कि नॉर्मली आई थी कि हम जो इंपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल है,
उसको क्या कर दिया गया 12th शेड्यूल के पार्ट 3 में जाके उसको कैपिटल गुड्स में लेके आ गया, तो उसमें 5.5% इनकम टैक्स लग रहा है, पहले 2% लगता था। इसी के मिसाल देता हूँ, अगर 1 करोड़ रुपए की कोई इम्पोर्ट कर रहा है तो उसको 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो ये देखिए अगर ज़्यादा महंगा होगा, ये क्या होता है टेक्सटाइल में यूज़ हो रहा है, ये कोई लग्जरी गुड्स नहीं है जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल को दे रहे हैं, टेक्सटाइल का इनपुट है। जब भी टेक्सटाइल को इनपुट होगा तो टेक्सटाइल का इनपुट अगर महंगा होगा तो उसके लिए कंपैरेटिव नहीं होगी चीज़ें। तो यही वाली बात है, इस पर कंसिडर किया जाए। मैंने खुद हर जगह गवर्नमेंट लेवल पे भी FBR में भी चीज़ें कोशिश की, लेकिन वो एनोमली कमेटी बनी हुई, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वो बजट को भी कितना अर्सा हो गया और ये 5.5% इनकम टैक्स लग रहा है, पहले 2% लग रहा था, तो कॉस्ट बढ़ गई है। तो इस पर हमें देखने को, मैं अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि इस पर देखें और रिव्यू करें, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है ये टेक्सटाइल में यूज़ हो रहा है और टेक्सटाइल का इनपुट है। टेक्सटाइल की अगर चीज़ें महंगी होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स हर्ट होंगी। और ये इसमें देखें जो कमर्शियल इम्पोर्टर जो होता है वो इम्पोर्ट करके टेक्सटाइल को उधार दे रहा होता है, तो टेक्सटाइल का कैश फ्लो भी अब एक तरह से बच रहा होता है। कमर्शियल इम्पोर्टर एक फैसिलिटी दे रहा होता है और वो रिस्क भी ले रहा होता है। तो ये इस पर मैं कहता हूँ कि इसमें वापस से जो पुराना वाला था 2% वाला और इनकम टैक्स को वापस रिवाइज किया जाए तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे जो इनपुट कॉस्ट है ना काफ़ी कम हो जाएगी। देखिए इससे अगर ज़्यादा होगी, मेरे पास अगर पैसा बचेगा तो मैं ज़्यादा इम्पोर्ट करूँगा, टेक्सटाइल को ज़्यादा सप्लाई करूँगा, ज़्यादा सप्लाई जो है वो हो सकेगी, कम टाइम में सप्लाई चेन में इफेक्ट आ रहा है। राइट। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट पे आते हैं। आज की मार्केट में पोजीशन कुछ हम कहेंगे कि नेगेटिव जोन में या एक वॉलेटाइल सिचुएशन नजर आई, कैसे देख रहे हैं इस पूरे वीक को, कैसे समाप्त करेंगे? देखिए ये नहीं कह सकते कि बहुत माइनर से करेक्शन है, कुछ भी नहीं है और 42,000 के लेवल मार्केट ने सस्टेन किया है। अभी आप देखें, अभी तो आपके पास जो फंड्स हैं जो लोगों के प्लेसमेंट किए हुए फिक्स है वो भी मैच्योर होंगे। जब वो मैच्योर होंगे तो कहाँ आएंगे आपके पास, या तो स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो या रियल एस्टेट में जाएंगे। तो आप आने वाले दिनों में भी देख सकते हैं कि बुल रन आपका कंटिन्यू रहेगा। नो डाउट करेक्शन माइनर्स आ सकते हैं, उसमें ये होता है कि देखिए एक सेक्टर जो काफ़ी बढ़ जाता है तो फिर लोग उसको स्विच कर रहे होते हैं, दूसरे सेक्टर में जा रहे होते हैं, प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है। तो आई थिंक इट्स गुड साइन कि थोड़ी बहुत करेक्शन भी होनी चाहिए कि वन साइडेड मार्केट जाएगी तो फिर बबल बन जाएगा और फिर वही चीज़ें वर्स्ट हो जाएंगी। तो अच्छी बात है, करेक्शन होनी चाहिए और लोग आ रहे हैं। देखिए आप ये देखिए वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि इतनी पार्टिसिपेशन है। अगर आपने जो SCCP ने बड़ा अच्छा एक किया है कि रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू कर दिया है, उसमें तो नॉन रेजिडेंट ओवरसीज नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तानीज हैं वो भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। देखिए वो पैसा आएगा तो कहाँ आएगा, वो स्टॉक मार्केट में आएगा और रियल एस्टेट में आएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हाउसिंग स्कीम के बारे में जो उन्होंने सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है कि घर बनेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और आप देखेंगे साइकिल चलेगा, हर इंडस्ट्री चलेगी, सारी इंडस्ट्री चलेगी। यहाँ पे जो सारी लिस्टेड कंपनीज है, आपने टेक्सटाइल का बताया, टेक्सटाइल की 137 कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें कंपोजिटिव में भी है, टेक्सटाइल में भी है, अलग अलग वीविंग में भी है, स्पिनिंग भी है। तो 137 जो कंपनीज हैं यहाँ लिस्टेड है। अगर आप खुद सोचें टेक्सटाइल चलना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल चीज़ें आ जाएंगी और टेक्सटाइल मिल्स प्रॉफिट में आ जाएंगे तो ये लिस्टेड कंपनीज भी परफॉर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम भी जनरेट होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। तो ये भी एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि टेक्सटाइल चलेगा तो लिस्टेड कंपनीज भी यहाँ परफॉर्म करेंगी और उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो रेवेन्यू भी मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कल दौरा करने आ रहे हैं कराची का और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी जो है वो दौरा करेंगे। कितना इंपॉर्टेंट होगा और कितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ट्रस्ट बिल्डअप मजीद मार्केट के ऊपर करेगा? देखिए बहुत अच्छा होगा और प्लस जो अनाउंस करने वाले हैं कि कितना बड़ा पैकेज आता है तो वो भी लोगों की बहुत तवक्कुआत हैं। और कराची को देखें, कराची चलेगा तो सब कुछ चलेगा और उसमें देखिए एक चीज़ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी हब जी बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए बिल्ड हो जाता है तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी अगर सही हो जाती हैं तो आपकी पेट्रोल कंजम्पशन और कितनी चीज़ें आपकी बच जाती हैं, ट्रैफिक आपका नहीं होगा और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बन जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो आप खुद सोचें कि कितनी चीज़ें जो आप अगर 1 घंटे में, आधे घंटे में कहीं पहुंच रहे हैं, 15 मिनट में अगर आप पहुंच जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपके रिसोर्सेज भी बचेंगे और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। तो इकोनॉमी चलेगी, कराची चलेगी तो इकोनॉमी चलेगी। ऑब्वियसली कराची आपके पोर्ट एरिया है जहाँ से सारा आपको रेवेन्यू मिलता है, मोस्टली आपकी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, पोर्ट है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो आप सोच लें कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी और मिल के, अगर प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है कि मिल के वो काम करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये हिस्टोरिकल चीज़ होंगी पाकिस्तान में, कहते हैं टर्न अराउंड हो जाएगा पूरा जो होने वाला है। बिजनेस कम्युनिटी भी काफी हद तक जो है वो एक रिलैक्स हो जाएगी तमाम चीज़ों से। सर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस से बात करते हैं, केमिकल सेक्टर कैसे देख रहे हैं? देखिए अच्छा है, देखिए डिमांड्स हैं, लोकल डिमांड्स हैं, इंपोर्ट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी है। देखिए अब क्या हो रहा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है।
गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडस्ट्रीज लगें। देखिए अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं वही अगर यहाँ मैन्युफैक्चर हो जाएगी तो आपकी जो इंपोर्ट का जो है आपके रिजर्व्स बच जाएंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आने वाले दिनों में जो आप सीपैक के जोन्स देख रहे हैं इनमें आप देखेंगे टेक्सटाइल्स केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी लिस्टेड है जो मैन्युफैक्चर कर रही है और वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में जा रही है, उनकी बड़ी डिमांड है, क्योंकि जब टेक्सटाइल चलेगा तो ऑब्वियसली डिमांड्स भी बढ़ेंगी ना। तो आप भी खुद सोच लें कि यहाँ से केमिकल्स का डायरेक्ट लिंक टेक्सटाइल से, तो इसके अलावा कोई और सेक्टर से नहीं है। देखिए और भी चीजें हैं उसमें है, टेक्सटाइल के अलावा सीमेंट वगैरह में भी काफी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, लेदर के केमिकल्स। देखिए केमिकल्स तो हर किस्म के आते हैं, लेदर इंडस्ट्री के भी आते हैं, टेक्सटाइल के भी आते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं। सर कल हमने किया था इसी टॉपिक पे एक्चुअली डिटेल प्रोग्राम था केमिकल के ऊपर, लेकिन उसमें हम ये मालूम करना चाहते हैं कुछ केमिकल्स के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अभी भी डाउन हैं, तो वो क्या रीजन है? देखिए वो हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, आप देखेंगे वक्त के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसमें ये भी होता है कि देखिए जो थोड़ा सा कोविड की वजह से भी चीज़ें रुक गई थी, तो सेल रुक गई थी, तो उसकी वजह से भी आप देखें तो लेकिन अब तो सारी चीज़ देखिए कोविड हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो अब गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी तरह उसको हैंडल किया है। दुनिया तारीफ कर रही है कि कोविड में हमने जिस तरह से इनिशिएट लिए और सारी चीज़ें प्रॉपरली की हैं, तो मेरे ख्याल में तो विन विन सिचुएशन है। हम देखेंगे तो हमें तो फख्र होना चाहिए कि हम इतनी अच्छी चीज़ें हमने की हैं और हमारी अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें तो जुलाई एंड अगस्त जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग और दूसरी इकोनॉमीज को देखें, दूसरी इकोनॉमीज को देखिए वो प्रॉब्लम में अभी भी प्रॉब्लम में, हम प्रॉब्लम में नहीं है। तो हमारा एंटिसिपेशन लोग कर रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो सब गलत होगी चीज़ें। तो अब आप ये बता दें, जो मैं प्रोग्राम से पहले बोल रही थी आपसे कि ये 4th परफॉर्मिंग बेस्ट मार्केट वर्ल्ड में आई है और आप बोल रहे थे थर्ड। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? देखिए उसमें ईरान को तो आप नहीं ले सकते ना, ईरान की वजह से अगर हम आ जाते हैं। और हमारी तो मार्केट में आप देखिए वॉल्यूम्स इंडिकेट करते हैं। हमारी मार्केट हमेशा से जो फॉरेनर आता था वो फेवरेट होती थी, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी होती थी। मोमेंटम स्टॉक्स आप देख रहे हैं, जो टॉप 10 वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, जो आप एंटर होते हैं, एग्जिट भी आप आसानी से हो जाते हैं। तो आपकी आप लिक्विडिटी भी है मार्केट में और भी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मैच्योर फंड्स होंगे फिक्स में लोगों ने लगाया है, वो यही पैसा यहाँ पे आएगा और रियल एस्टेट में आएगा। तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, देखिए करेक्शंस तो माइनर आती रहेंगी, लेकिन जो सिनेरियो ये लग रहा है कि पॉजिटिव सिनेरियो है, अनलेस कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, कुछ नहीं पता दुनिया भर में क्या हो जाए, तो वो तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन चीज़ें बेहतर लग रही हैं और इकोनॉमी भी आपकी बेहतर लग रही है। इकोनॉमी बेहतर होते हुए नजर आ रही है। एट द सेम टाइम डॉलर वीक हो रहा है, रुपी स्ट्रेंथन होते हुए दिखाई दे रहा है 165 के अराउंड। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर ऑयल का बिल आता है, आप कन्वर्ट करते हैं डॉलर से, फिर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो कंज्यूमर को भी एडवांटेज होगा। जो चीज़ें आ रही हैं इंपोर्ट होती हैं तो वो सस्ती हो जाएंगी। जब ऑब्वियसली डॉलर नीचे आएगा तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और आपका रुपी स्ट्रांग होगा, तो आपकी परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा घूमेगा, इकोनॉमी में ज़्यादा ग्रोथ रेट आपका बढ़ेगा। तो विन विन सिचुएशन है ये। अगेन इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले हम फॉरेक्स और कमोडिटी के रेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट के। Let's have a look on updates today's market. ओपन हुई मार्केट गोल्ड की पर तोला प्राइस पे 1,20,279 रुपीज़। आज एक 1 मंथ के स्पेस के बाद आज हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर गोल्ड प्राइस डाउन साइड पे। गोल्ड पर 10 ग्राम 1,03,230 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $1,938.50 डॉलर। ऑयल WTI पे बैरल $41.73 डॉलर। ऑयल पेंट क्रूड पर बैरल $44.37 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 194.50, सेलिंग वाज 197। यूके पाउंड बाइंग रही 219 रुपीज़, सेलिंग वाज 223। यूएस डॉलर बाइंग रही 165.65, सेलिंग वाज 167.15। सऊदी रियाल बाइंग एट 43.80, सेलिंग वाज 44.30। यूएई दिरहम बाइंग एट 44.90, सेलिंग वाज 45.70। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 513 रुपीज़, सेलिंग वाज 515.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर गोल्ड प्राइस में आज डाउन साइड की पोजीशन देखना कैसा है? देखिए ऑब्वियसली अगर इक्विटी मार्केट चलेगी तो यही होगा कि लोग फिर गोल्ड बेच के, होता ये कि अनसर्टेनिटी हो जाती है। जैसे कोविड में भी लोगों ने, अब जो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही थी तो कोविड की वजह से बढ़ रही थी कि आपको पता नहीं था कि इक्विटीज़ भी इतना परफॉर्म नहीं कर रही थी और आपको पता नहीं था कि इकोनॉमीज़ कहाँ जाएंगी। तो अब ये देख रहे हैं कि अब जो है ना ट्रेंड लग रहा है कि नीचे प्राइसेस जाना शुरू हो जाएंगी और लग रहा है कि गोल्ड अब नीचे की तरफ आएगा। गोल्ड अब नीचे की तरफ आएगा। तो सर इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट जब हमारी मार्केट में आ रहा था तो रेगुलरली हम डेली बेसिस पे देख रहे थे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आज 120 के बाद प्रिडिक्शन अगर हम 2 मंथ्स की करते हैं
वो लोग जो ये ले चुके हैं गोल्ड, उनको क्या आप एडवाइस करेंगे, और वो लोग जो अभी लेना चाहते हैं, यानी कि अगर वो 120 पे पर तोला पे ले लें, तो उनको क्या एडवाइस देखिए करेंगे? जो ले चुके हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रख गोल्ड लें पे तो अभी? डिविडेंड नहीं है। ओके। अगर आपने स्टॉक्स लिए होते तो आपको डिविडेंड मिल जाता, तो वो अब मेरे ख्याल में उनको होल्ड ही करना पड़ेगा। और प्लस अगर देखें बाकी देखें प्राइसेस का, तो फिर अब रुकना चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ट्रेंड लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आएगा, इसके बाद फिर व्यू बना के काम करें। अभी मैं, क्योंकि दुनिया भर में इक्विटीज़ मार्केट आप देखें, यूएस मार्केट भी परफॉर्म कर रही है, हर जगह परफॉर्म कर रही है मार्केट्स, तो ऑब्वियसली जब इक्विटीज़ में आपको रिटर्न मिलेगा तो आप यहाँ से निकलेंगे। आफ्टर कोविड मार्केट की सिचुएशन बेहतरी की तरफ आ रही है। ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, डाउ जोन्स, S&P, सारी जो है वो पोजीशंस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। पाकिस्तान की मार्केट भी एट द सेम टाइम काफ़ी हद तक स्मूथ टर्न अराउंड पर नज़र आ रही है। आगे आने वाले दिनों में आफ्टर 2 मंथ्स क्या प्रेडिक्शंस हैं मार्केट की, जो लेवल्स हैं वो किस साइड पे देख रहे हैं? देखिए इंडेक्स के लेवल तो एज सच बताना मेरे ख्याल में मुश्किल है, लेकिन आप देख रहे हैं इन्फ्लोज और भी आएंगे। जैसे हमने बताया कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज भी आके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जो रोशन डिजिटल अकाउंट के फिक्स थ्रू। इनकम से जो पैसा निकलेगा, हाँ। अगर 7% पे अगर कोई भी नहीं प्लेस करेगा, ऑब्वियसली वो तो इक्विटीज में आएगा, तो वो Right. इन्फ्लोज भी आएंगे। तो लगता नहीं है कि मार्केट को आप नीचे देखेंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें, ठीक है कहते हैं 50% मार्केट ऊपर चल गई, लेकिन कुछ स्टॉक्स तो अभी भी अगर आप लो से देखें तो उतने नहीं बढ़े हैं। तो अभी भी है गुंजाइश मार्केट में। और वही वाली बात है, अच्छा अगर इन्वेस्टर है जो जिसको अगर रिटर्न चाहिए तो डिविडेंड वाले, अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स पिक करके वो बैठ जाए और उसको होल्ड तो करे। सर वो कौन से 3 सेक्टर्स आप इंडिकेट करेंगे या हमारे व्यूअर्स को एडवाइस करेंगे कि वो आएं और इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट देखिए करें? सीमेंट तो सबसे पहले आ जाएगा, सीमेंट में Obviously. करेक्शन आती है, फिर स्टील में आ सकते हैं, फिर आप फर्टिलाइजर में भी आ सकते हैं, ऑयल में भी आ सकते हैं। 4 लेकिन sectors फर्स्ट हो गए। में तो जो सीमेंट और स्टील ये है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें होंगी, अच्छा, तो प्राइम डिमांड्स मिनिस्टर साहब का निकलेंगी। विजिट होगा तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस होने जा जी, रहे जी, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यही। कितना इंपॉर्टेंट है ये पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब डिपेंड करता है क्वांटम कितना है। अगर बहुत बड़ा क्वांटम होगा साइज का, अगर ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा सब चीज़ें बेहतर होंगी, या 500 बिलियन का होता है, जो भी होता है वॉट एवर होता है, अगर कोई एक फिगर हो जाए, बहुत बड़ा फिगर आएगा तो उससे बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ये पैसा लगेगा। जब ये लगेगा तो क्या होगा, हर जगह एक्टिविटी होगी, हर सेक्टर में चीज़ें आएंगी, बिजनेस आएगा। जब कंपनी में प्रॉफिट्स आते हैं, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, तो ऑब्वियसली वो स्टॉक एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री? देखिए रियल एस्टेट में भी जगह है। आप ये देखें ना, आपके पास कोई एवेन्यूज नहीं है, आपकी बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं है, आपकी कमोडिटी मार्केट डेवलप नहीं है, आपके पास रीट्स के कोई फंड नहीं है, ऐसे कोई फंड्स नहीं है, तो आपके पास सिर्फ यही एवेन्यू रह जाता है, स्टॉक एक्सचेंज का रह जाता है, या फिर आपके रियल एस्टेट है। estate दो रह है आपके पास सेक्टर्स हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि काम करने की ज़रूरत है, हमें ऐसे फंड्स बनाने की ज़रूरत है। दुनिया भर में क्या होता है कि एक फंड होता है, उसमें सर कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी मार्केट, रियल एस्टेट, इनमें से जी। ज्यादा ट्रस्ट कहाँ पर है, और ज्यादा जो अगर एडवाइस करें आप व्यूअर्स को, तो कौन सा जो है वो पोजीशन लेने की सबसे देखिए पहले मैं अगर indicate किसी को करेंगे? इन्वेस्टमेंट करनी, मैं ही नहीं कहूँगा सारे पैसे आप जाके इक्विटी मार्केट में लगा दें। आप थोड़ा इक्विटी में लगाएं, थोड़ा रियल एस्टेट में लगाएं, थोड़ा आप बॉन्ड्स में लगा दें। बॉन्ड्स में तो चला भाई फायदा नहीं, क्योंकि नीचे आ रही है। बाकी चीज़ आप देख लें, कमोडिटीज़ में लगा दें। कमोडिटीज़ में और भी जो है, अगर नीचे करेक्शन आती है कमोडिटीज़ में, तो उनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और फंड्स नहीं है हमारे पास, अगर ऐसे फंड्स होते तो वो लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। देखिए हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इक्विटीज़ को और कमोडिटीज़ को काम करना, हर एक के लिए इतना, क्योंकि स्पेशलाइज चीज़ें आपको देखना होता है, मार्केट कहाँ जा रही है, कंपनीज क्या परफॉर्म करनी पड़ रही है, आपको होमवर्क करना पड़ता है। तो फंड्स ऐसे हों तो कॉम्बिनेशन हो ना, तो उसमें यह होगा हर एक बंदे ने डाल दिया। अब मैं अगर फर्स्ट करूँ, एक बंदा यंग है, वो कहेगा Right. मैं ज़्यादा पैसे बनाने, तो मैं इक्विटी में पैसा डालूँ। एक कहेगा नहीं, मैं इस लेवल पे मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं मिक्स ऑफ फंड डालूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी डिटेल एनालिसिस था मार्केट के ऊपर, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। आज हमने कोशिश की कि उसके इन्स एंड आउट्स और जो इश्यूज़ हैं और जो प्रॉब्लम्स आज के दिनों में फेस हो रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर का 80% पार्टिसिपेशन अगर हम कहें कि टेक्सटाइल सेक्टर का है, तो दिस इज़ ट्रू ऑब्वियसली। और एक्सपोर्ट्स को एग्जैजरेट करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम होना ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज़ thistalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।